हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं तरुण नायक व्यापम इकोसिस्टम की क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है हाइड्रोकार्बन किस। ये टॉपिक सीजीपीएससी मेंस व्यापम के जो भी एग्ज़ाम हैं और जो अभी रिसेंटली व्यापम का एग्ज़ाम होने वाला है लैब अटेंडेंट, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हमारे क्लास 10th में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ना। आज हम लोग इसका पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, है ना। और इस चैप्टर के बाद मैं श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आप पूरे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बना लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमने एक इजी लेवल से लेकर के मॉडरेट लेवल और थोड़ा सा टफ लेवल को भी टच करने की कोशिश किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। मैं हर चीज़ को आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को टाइम दे करके देखिए, है ना। टाइम तो थोड़ा लगेगा, वीडियो में भी लेंदी हो सकता है, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बन के मिल के बने हुए कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल नोट किया है, CH4, C4H10, C2H4, C2H2, ठीक है। इनका नेमिंग देखेंगे तो इसको बोलते हैं CH4 को मीथेन बोलते हैं, C4H10 को ब्यूटेन बोलते हैं, C2H4 को इथीन बोलते हैं, C2H2 को इथाइन बोलते हैं, ठीक है। इनका ये जो नेमिंग है हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लो, है ना। अभी बस ये देख लो ये सब हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखो, स्टडी को इजी बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं असंतृप्त, है ना। इसको हिंदी में अगर बोलें तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको संतृप्त, ठीक है। और ये जो सेकंड टाइप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है, दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच पूरे अगर कंपाउंड में देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के भी दो टाइप हैं, एक है एल्केन और एक है साइक्लोएल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं, एक एल्केन और एक साइक्लोएल्केन। एल्केन के बारे में कुछ पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो, एल्केन होगा तो कार्बन कार्बन क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग देखो, जनरल फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला पूछ सकता है कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है करके, ठीक है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, ठीक है। बॉन्ड एंगल जो है एल्केन में क्या होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एल्केन में पूछे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड एंगल याद रखना 109 डिग्री और 28 मिनट का, और जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। बात समझ आ गया। देखिए यहाँ पे S1 है और P3 है, S1 है और P3 है, मुझे 100% को डिवाइड करना है, ठीक है। जब मुझे 100% को डिवाइड करना है तो देखिए टोटल कितने हुए, S का 1 और P का 3, तो टोटल 4 हुए। और परसेंटेज कितना है, परसेंटेज है 100%, तो S को हम कितना परसेंट देंगे, 25%, और P को कितना परसेंट देंगे हम लोग, 75%, ठीक है। अब एल्केन के कुछ कंपाउंड इस फॉर्मूला के बेस पे बनाते हैं। देखो, मैं N के प्लेस पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा C1, और H 2 इंटू 1 होगा, H 2 इंटू 1, N के प्लेस पे रखना है 1 प्लस 2, तो हमारा CH4 बना। इस CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मीथेन। अगर N की वैल्यू 2 रखे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे C2 हो जाएगा, C2 और 2 इंटू 2
+2, तो ये क्या C2H6 आ गया, इसको बोलेंगे इथेन बोलेंगे। समझ आ रहा है? ये दोनों जो कंपाउंड बना मीथेन और इथेन, ये इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। बात समझ आ रहा है? ये हमारा एल्केन यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखते हैं साइक्लोएल्केन। देखो साइक्लोएल्केन क्या बोलेंगे, ये एल्केन ही होगा लेकिन जो है कार्बन चेन क्या है, एक साइकिल में होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 और 3, कितने कार्बन है, 3, तो ये 3 कार्बन वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 और 4, 5 वाले भी होते हैं, 6 वाले भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोएल्केन। साइकिल का मतलब देखो, साइक्लो मतलब हिंदी में बोले तो चक्रीय। ठीक है, तो ऐसा साइकिल होगा। ठीक है, इनका देखो C और C के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। यही क्राइटेरिया ये भी फॉलो करता है। इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो CnH2n होगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो 2 है वो नहीं रहेगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वेरी करता है। देखो बॉन्ड एंगल वेरी क्यों करता है, देखो यहाँ पे मैंने बॉन्ड यहाँ पे एक बनाया है, इसको बोलेंगे साइक्लो और प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। ठीक है, तो कितने कार्बन है, 1 2 और 3, इसलिए हम लोग प्रोपेन किए। और साइक्लो वर्ड इसलिए किए क्योंकि वो साइक्लिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर भी ये साइक्लो आ गया, तो यहाँ समझ आ गया ये साइक्लिक है, इसलिए साइक्लो चक्रीय है। तो और ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग ब्यूटेन बोले। इस केस में देखो बॉन्ड एंगल 60 है और इस केस में बॉन्ड एंगल 90 है। तो साइक्लोएल्केन के केस में क्या होता है, बॉन्ड एंगल अलग अलग होता है, लेकिन एल्केन के केस में ना बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट रहता है। बात समझ आ रही है? यहां तक ये लाइन क्लियर हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। सेकंड टाइप में हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम लोग उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं इसके भी टाइप्स हैं। तो एक है एल्किन, एक है एल्काइन और एक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एल्किन क्या होगा। अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा ना, तो उसको बोलेंगे एल्किन। क्या बोलेंगे, एल्किन। एल्किन का और एक नेम है ओलेफिन, OLEFIN, ओलेफिन। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। CnH2n, इसके केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो देखो S1 और P कितना है, 2, टोटल कितने हुए, 3 को डिवाइड करना है अपने को 100% में, तो S का 1 पार्ट तो 33 और P का 2 पार्ट तो 67% होगा। बात समझ आ रहा है? अब हम लोग इस फॉर्मूला के बेस पे कुछ एल्किन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे n=1 से स्टार्ट कर दिए थे, तो हमारा कंपाउंड मिला था CH4, मीथेन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n=1 वाले कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड हम लोग दिखा नहीं सकते। तो n=2 वाले से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस फॉर्मूला में n=2 रखा, तो यहाँ पे 2 2 4 आएगा, तो C2H4 इथीन। एल्किन जो है इथीन से स्टार्ट होगा, इथीन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एल्काइन, जो ये सेकंड टाइप है, किसका, अनसैचुरेटेड का सेकंड टाइप है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में देखो कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। बॉन्ड एंगल इसके केस में 180 होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। 100% को डिवाइड करना है तो s को 50% और p को क्या रखेंगे, 50%। ठीक है, n=1 मतलब n=1, 1 कार्बन वाला यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो n=2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला में रखेंगे तो C2H2 × 2 -2, तो हमारा C2H2 आएगा। रख के देख लेना। इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। ठीक है, इथाइन बोलेंगे, या इसी को और एक नाम से बोलते हैं एसिटिलीन। इसी को और एक नाम से बोलते हैं एसिटिलीन। बात समझ आ रही है ना? अब हमारा जो थर्ड टाइप है अनसैचुरेटेड का, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो
पहले क्या था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलते थे, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड को बोलते थे जिसमें थोड़ी सी एरोमा होती थी। एरोमा बोले तो आप ओडर, खुशबू, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास एक स्पेशल टाइप का ओडर होता था, स्पेशल टाइप की खुशबू होती थी, गंध होती थी, उसको एरोमेटिक बोलते थे। उसी से एरोमा से बना है एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन बाद में ना एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलना है नहीं बोलना है उसके लिए कुछ पॉइंट आए, ठीक है। क्या क्या है, किसी को एरोमेटिक तभी बोलोगे जब वो हकल्स रूल को फॉलो करे, ठीक है। ये वाला रूल अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैं नोट किया हूं, ये देखो कहाँ ये वो, ये इसकी बात करेंगे। पहले हकल्स रूल को फॉलो करे। सेकेंड थिंग, उसमें ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि उसको प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये होना चाहिए कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक के बाद अल्टरनेटिव पोजीशन पे होना चाहिए। बात समझ आ रही है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ क्या क्या होगा करके, ठीक है। तो कौन कौन से एरोमेटिक होंगे, तो जनरली एरिन्स, देखो हाइड्रो, दीज आर आल्सो नोन एज एरिन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन्स भी बोलते हैं, जो बेंजीन बेस्ड हो। एग्जांपल में देखो बेंजीन, टॉलिन्स, नेप्थिलिन्स, एंथ्रासिन, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वन रिंग होगा और 3 ठो डबल बॉन्ड होंगे। टॉलिन्स में देखो वन बेंजीन रिंग होगा, उसके साथ CH3 अटैच होगा तो उसको टॉलिन्स बोलेंगे। टू बेंजीन रिंग होगा, टू बेंजीन रिंग होगा और उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 5 होगा तो नेप्थलीन बोलेंगे। एंथ्रासिन में देखो 3 है ना बेंजीन रिंग होगा और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 होगा तो इसे क्या बोलेंगे, एंथ्रासिन बोलेंगे। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे कुछ नोट किया हूँ, किसको एरोमेटिक बोलना है किसको एरोमेटिक नहीं बोलना है, अभी जो बता रहा था उसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है ना उसमें क्या होना चाहिए, 2 6 10 14 ऐसा होना चाहिए, वो तो एरोमेटिक होगा। ये 2 6 10 और 14 कहां से आया, तो ये मैं हकल्स रूल से लिया हूं। फॉर्मूला क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे n लेस, देखो n = 0 कब लोगे पता है, अगर आपका रिंग जो है, रिंग में लेस देन 6 कार्बन होगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 1 2 3, अगर आपके रिंग में लेस देन 6 कार्बन है तो n = 0 लेंगे। बात समझ आ रहा है ना। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक नहीं है। देखो इसमें भी ये देखो डबल बॉन्ड कहीं पे ना ऐसा रिंग है और डबल बॉन्ड कहीं पे 1 है तो वहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां पर भी देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस को काउंट नहीं करते, ठीक है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये दोनों के दोनों एरोमेटिक हैं। n = 1 कहां पे लोगे, जहां पे कार्बन का, रिंग में कार्बन का नंबर जो है 6 से ज्यादा होगा या 6 होगा, ठीक है। n = 1 लिए तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ये बेंजीन हो गया, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, अगर काउंट भी करना है तो डबल बॉन्ड कितना है, 1 2 और 3, तो 3 × क्या कर देंगे 2, क्योंकि 1 डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो n = 2, ठीक है, तो 4 × 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है तो देखो 1 2 3 4 और 5, 5 में 2 का इंटू करो तो 10 आ जाएगा। n = 3 है ना, n = 3, तो देखो यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर दिया हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 3 + 2, है ना, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर इसमें अगर काउंट करके देखना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, तो 7 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 2 करेंगे, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। ये है बेंजीन, ये है नेप्थलीन और ये है एंथ्रासिन, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को रूट वर्ड बता देता हूँ, यहां तक तो क्लियर हो गया। आपने देखा होगा, आपने मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन ऐसा करके सुना होगा, ठीक है। तो ये किस एस्पेक्ट में यूज होते हैं, क्या क्यों ऐसा यूज हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ। देखो अगर आपके पास कार्बन का नंबर 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप और 4 है तो ब्यूट, और कार्बन का नंबर 5 है तो पेंट, कार्बन का नंबर 6 है तो हेक्स, कार्बन का नंबर 7 है तो हेप्ट,
ठीक है। और कार्बन का नंबर 8 है तो ऑक्ट, कार्बन का नंबर 9 है तो नॉन, कार्बन का नंबर 10 है तो डेक, कार्बन का नंबर 11 है तो अनडेक, कार्बन का नंबर 12 है तो डोडेक। ये आपको याद रखना पड़ेगा IUPAC नेमिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एल्केन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये जो एल्केन है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो कार्बन का जहां नंबर 1 है उसमें भी एल्केन पॉसिबल है, यहाँ पे हो गया C1H2n+2, यहाँ पे ये हो गया मीथेन। अगर कार्बन का नंबर 2 रखें तो देखो C2H2 × 2+2 तो C2H6, कार्बन का नंबर क्या है 2, तो देखो कार्बन का नंबर 2 है तो एथेन, ठीक है। और कार्बन का नंबर 3 है C3H2 × 3+2, ये C3H8 आया तो ये प्रोपेन आया। क्या आ गया? प्रोपेन आया। क्या आया? प्रोपेन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसके लास्ट में देखो मैथ और एन है, एन तो एन कहां पे यूज करोगे पता है? आप एन वहां पे यूज करोगे, एन जो है यहां पे यूज करोगे जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे एन, ठीक है। जहां पे कार्बन कार्बन है ना डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं पर भी आया तो इन यूज करोगे। इन कहां पे यूज करोगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया तो वहां पे इन यूज करोगे। और YNE आइन कहां पे यूज करोगे? जहां पे कार्बन कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहां पे आप ये यूज करोगे, याद रखना। सिंगल बॉन्ड कहां पे होगा? जहां पे सिंगल बॉन्ड जहां पे होगा, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हम लोग वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे फिर इससे रिलेटेड और बात करते हैं। चलिए हमारे एल्केन के बारे में कुछ बताया था मैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो जो एल्केन था ना उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। इसी को बायोगैस बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं। इस नाम से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। देखो जो मीथेन है उसका सोर्स क्या है? जो काउ डंग है ना, काउ डंग है ना, वो है। वेट और क्या है? मार्सी लैंड, जैसे जो बहुत ज्यादा जहाँ पे गीला रहता है, और जो मार्सी लैंड मतलब जहाँ पे दलदल वगैरह रहता है वहां भी CH4 गैस मीथेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल है जहाँ पे डिकम्पोज हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, वहां पर भी क्या होता है? ये मीथेन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या लैब में हम लोग मीथेन को बना सकते हैं? हाँ, तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के रिएक्शन से मीथेन बनता है। और जो एल्यूमिनियम कार्बाइड है, ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन से करने से भी क्या बनता है? हमारा मीथेन बनता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है करके, तो दोनों के ही रिएक्शन से, इसके और इसके रिएक्शन से मीथेन बनता है, इसके और इसके रिएक्शन से भी मीथेन बनता है, ठीक है। ये हो गया। आगे हम लोग एल्कीन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, है ना। एल्कीन क्या होता है? इसमें 1 कार्बन वाले कंपाउंड पॉसिबल नहीं है तो 2 से स्टार्ट होगा। C=2 है, फॉर्मूला में रखेंगे तो C2H4 और इथीन होगा उसका नाम, ठीक है। C2H4 है ना, जो इथीन है ना, उसके कुछ यूजेज हैं। यूज्ड इन मेकिंग मस्टर्ड गैस, ठीक है। मस्टर्ड गैस के फॉर्मेशन में, मस्टर्ड गैस को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स आर्टिफिशियली, देखो फल वगैरह को पकाने में, किस फल वगैरह को पकाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इथिन का यूज करते हैं, पूछा जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से और क्या क्या बनाया जा सकता है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से देखो क्या बनाया जा सकता है, बहुत सारे हैं, हम लोग जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर को करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत ज्यादा वास्ट है। इवन हाइड्रोकार्बन भी बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हमारे जो सिलेबस में उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन से और क्या डिराइव किया जा सकता है? तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलो मींस हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स भी डिराइव किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो और एक अल्कोहल, किसके कितने बाद मार करेंगे? एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO, ठीक है, CHO इसको बोलते हैं, CHO बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, देखो यहाँ पे CH3CHO, ठीक है, एल्डिहाइड है। कीटोन में क्या होगा? देखो बॉन्ड होगा और क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O रहेगा, ठीक है। देखो CH3CO CH3 ये रहेगा तो हमारा क्या, देखो अगर ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वही स्ट्रक्चर है तो एल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये तो ये और ये जो है फंक्शनल ग्रुप है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रहेगा? CO
COOH, ठीक है, तो C2H5 COOH ऐसा रहेगा। हेलोजन में देखो क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है। एल्कोहल तो पता है C2H5OH यहाँ पे ऐसा रहता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। आगे हम लोग देखते हैं अल्कोहल के बारे में, वो जो लास्ट पॉइंट वाला कंपाउंड है अल्कोहल ना, वो देखते हैं, ठीक है। अल्कोहल को देखो, अल्कोहल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, तो देखो अल्कोहल में दो पार्ट रहता है, एक एल्काइल पार्ट रहता है जो R से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक OH पार्ट है, OH पार्ट को हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हिंदी में इसको क्रियात्मक समूह बोलते हैं। देखिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप उसका जो कैरेक्टर है वो डिसाइड करता है, ठीक है, कैसा रिएक्शन दिखाएगा, कैसा रिएक्शन नहीं दिखाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी चीजों को वो डिसाइड करता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। अब देखते हैं अल्कोहल का जो नोमेनक्लेचर कैसा होता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। देखो फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर ही बहुत बड़ी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन में मैंने CH4 लिया, ठीक है, CH4 लिया, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा CH3, और ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, ठीक है, तो बॉन्ड CH3 इसको बोलेंगे मिथाइल। मीथेन में हाइड्रोजन का नंबर 4 होगा, मिथाइल में हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा 3 होगा, इससे एक कम। बात समझ आ रही है ना। और इस बॉन्ड को अगर OH से सेटिस्फाइड किए, OH यहाँ पे जोड़े तो ये क्या हो जाएगा CH3OH हो जाएगा, है ना। इसका IUPAC नेम जो है मीथेनॉल है, और कॉमन नेम जो है ना, मिथाइल अल्कोहल है। क्लियर हुआ। वैसे ही देख तो C2H6 को क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। वहां एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो C2H5 होगा, और ये बॉन्ड है, तो इथेन का क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। अब C2H5 के साथ OH हम लोग अटैच कर दिए तो इथेनॉल हो गया, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। और एक एग्जांपल लेते हैं C3H8, ठीक है, इसको प्रोपेन बोलेंगे, 1 हाइड्रोजन हटा दो तो C3H7 होगा, प्रोपाइल, ठीक है। इस पे हम लोग OH ग्रुप अटैच कर देंगे तो प्रोपेनॉल होगा, या इसका प्रोपाइल अल्कोहल होगा, ठीक है। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। इतने हमारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको बता दिया। आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल देखो, मिथेनॉल और इथेनॉल, है ना, मिथेनॉल और इथेनॉल जो है ये अल्कोहल फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, है ना। मिथेनॉल जो है ना, वो सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होता है ना, लेकिन इथेनॉल जो है उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है ना, और सॉल्वेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्री में, है ना, या इंडस्ट्रियल लेवल पे ये इथेनॉल जो है कैसा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इथेनॉल मतलब ये बोला जा रहा है C2H5OH, है ना, इसको औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाया जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एक प्रोसेस चलेगा, ठीक है। देखो इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ इथेनॉल इज डन यूजिंग फर्मेंटेशन मेथड। देखो फर्मेंटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है ना, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके प्रोडक्शन में यीस्ट जो है ना, जो एक फंगस है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्री लेवल पे अगर अल्कोहल प्रोड्यूस करना रहता है तो कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। इसमें होता क्या पता है, देखो, है ना, द थिक येलो, है ना, सिरपी सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम कैन शुगर जूस इज कॉल्ड मोलेसिस। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे जो गन्ना रहता है, जो शुगर कैन रहता है ना, उससे जो शुगर कैन जूस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, उसमें क्या रहता है, एक येलो कलर का, ये देखो क्या दिया है ना, येलो कलर का और सिरपी सब्सटेंस बचा रहता है, ठीक है ना। उस सिरपी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मोलेसिस हमने ले लिया, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाए। वाटर क्यों मिलाए पता है, क्योंकि उसको डाइल्यूट करना है, ठीक है, फॉर डाइल्यूशन। फिर उसमें हम लोग क्या मिक्स करेंगे, अमोनियम सल्फेट मिक्स करेंगे, ठीक है। अमोनियम सल्फेट इसलिए मिक्स करेंगे क्योंकि ये यीस्ट जो है उसके क्या करता है, प्रोमोट यीस्ट प्रोडक्शन, यीस्ट के प्रोडक्शन को क्या करता है, वो प्रोमोट करता है। फिर उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिक्स करेंगे, है ना। तो डाइल्यूट H2SO4 का काम क्या रहता है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ यीस्ट एंड किल अदर ऑर्गेनिज्म। ये
ईस्ट के ग्रोथ को क्या करता है, प्रोमोट करता है, और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, किल करता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसको देखो डायग्राम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ये मोलेसिस है, वाटर है, इसमें यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब देखो ये जो है दोनों जो है कंटेंट है, ये जो मिक्सचर है वो यहाँ पे आया। इस मिक्सचर में देखो अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड पहले से है। ठीक है, इसको फर्मेंटेशन चैम्बर बोलते हैं, और इसका जो टेम्परेचर है 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है। ठीक है, इस प्रोसेस में देखो क्या होता है ना, एक बाई प्रोडक्ट जो है CO2 रिलीज होती है। यहाँ पे जो भी मटेरियल है फिर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन को मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। देखिए ये हमारा डिस्टिलेशन चैम्बर है। देखो ये जो मिक्सचर है, ये तीनों मिक्सचर, इस मिक्सचर में हमने ईस्ट मिलाया। ईस्ट एक है ना फंगस है, फंगी है। इसका काम क्या रहता है पता है, ये मिक्सचर के साथ मिलेगा, ये जो ऊपर वाले मिक्सचर है उनके साथ ईस्ट मिलेगा। टेम्परेचर क्या है 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक हमने रखा है, और एयर को एब्सेंट रखना, मतलब ऑक्सीजन की वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं रखनी है, ऑक्सीजन एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल बनता है। यहाँ पे जो ईस्ट है ना, वो दो टाइप का एंजाइम रिलीज करता है। कितने टाइप का, दो टाइप का, एक इन्वर्टेज और एक जाइमेज। ठीक है, जो इन्वर्टेज है ना वो क्या करेगा, सुक्रोज को पहले क्या है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करेगा। ठीक है ना, ग्लूकोज देखो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 है। ठीक है, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज होंगे, है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखो यहाँ पे देखो, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम, जो इसका दूसरा एंजाइम है जाइमेज एंजाइम, वो किस में चेंज करता है, इथेनॉल में चेंज करता है। ठीक है, तो ऐसा ये इस मेथड से प्रोड्यूस होता है हमारा क्या है, अल्कोहल। देखिए इसी चैम्बर में देखेंगे, मोलेसिस और वाटर को यहाँ पे डाल दिए, ये मिक्सचर यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑलरेडी ये मिक्सचर रखा हुआ है। इनके रिएक्शन से एक बाई प्रोडक्ट CO2 रिलीज है, तो वो तो चला जाता है, बाकी जो मटेरियल है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ना क्या है, डिस्टिलेशन चैम्बर है। ठीक है, डिस्टिलेशन चैम्बर में क्या रहता है, जो भी यहाँ पे देखो डिस्टिलेशन चैम्बर में क्या है, डिस्टिल्ड करते हैं, एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस चलता है, फिर इसको यहाँ पे पास करते हैं, तो हमें 90% अल्कोहल यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है अल्कोहल ऑब्टेन करने का। आगे कुछ और PDF बचा है, देखेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू। हाइड्रोकार्बन, उसके डेरिवेटिव्स, है ना, से रिलेटेड चैप्टर से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बच गए थे, जिसको हम लोग और बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे हमारा एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं। ठीक है, प्योर अल्कोहल विच डज नॉट हैव एनी वाटर इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल। ऐसा अल्कोहल जिसमें वाटर होगा ही नहीं, जिसमें वाटर का परसेंटेज क्या है, 0 होगा, उसको हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा अल्कोहल जो 100% प्योर हो, उसे हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड है हमारा क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ठीक है, रेक्टिफाइड स्पिरिट किसको बोलते हैं, ऐसा इथेनॉल। ठीक है, ऐसा इथेनॉल जिसमें 5% वाटर हो, 5% वाटर हो, है ना, और 95% क्या है, इथेनॉल हो। 5% वाटर प्लस 95% इथेनॉल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पावर अल्कोहल। ठीक है, पावर अल्कोहल क्या होता है ना, जो पेट्रोल और इथेनॉल के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसको पावर अल्कोहल बोलते हैं, और इसका यूज जो है ऑटोमोबाइल में एज अ फ्यूल यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, जो इथेनॉल है उसके मिस यूज को रोकने के लिए और उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट बनाने के लिए हम लोग उसको पॉइजनस जो है सब्सटेंस मिलाते हैं, 10 to 15% मिथेनॉल मिलाते हैं। देखो मिथेनॉल जो है और इथेनॉल में मेन डिफरेंस ये है कि इथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मिथेनॉल को, ये पॉइजनस होता है, इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो इथेनॉल यूज भी करते हैं ना, वो डाइल्यूटेड इथेनॉल होता है ना, कॉन्सेंट्रेट वाले को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और उसको ना अलग दिखेगा क्या कि ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं है ना, ऐसा बताने के लिए उसमें हम लोग डाई यूज करते हैं, है ना, और उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर वाला जो हमारा मिथाइलेटेड स्पिरिट है, वो देख के पता चलता है कि हाँ ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं है करके। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अल्कोहल के प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो अल्कोहल जो है वीकली एसिडिक होता है और वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, वीकली एसिडिक से न्यूट्रल की और इसकी जो है नेचर है, केमिकल नेचर ऐसा होता है। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मींस व्हाट, अल्कोहल जो मॉलिक्यूल होगा उसमें अल्कोहल जो मॉलिक्यूल होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये एक अल्कोहल है, इसमें से यहाँ से OH, यहाँ से H रिलीज हुआ, है ना। जब हम लोग अल्कोहल को 443 केल्विन पे हीट किए ना,
तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिलीज हुआ और H2O यहाँ पे बन गया, ठीक है। और जहां से इन दोनों कार्बन से एक से OH और H रिलीज हुआ है, उन दोनों के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जब भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो एसिड बनता है, ठीक है। ये एसिडिक एसिड है, ये है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट। टाइप्स ऑफ एल्कोहल। देखो एल्कोहल के ना, है ना, 3 टाइप्स हैं। एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल और एक है हमारा यहाँ पे ये जो है हमारा थर्ड वाला, ये वाला जो थर्ड वाला है ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल उस अल्कोहल को बोलेंगे जिसमें OH का नंबर कितना होगा, 1 होगा। OH का नंबर 1 है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे देखो CH3OH मिथेनॉल है, C2H5 इथेनॉल है, लेकिन दोनों में OH का नंबर क्या है, एक ही OH है ना, एक एक OH है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल में नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने होंगे, 2 होगा। देखो CH3OH CH3OH OH कितने हैं, 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नेम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। और इसका जो यूज है ना वो एंटी फ्रीज, ठीक है, एंटी फ्रीज, एज ए एंटी फ्रीज यूज होता है किसमें, कार रेडिएटर में, किसमें, कार रेडिएटर में, ठीक है। आगे देखेंगे ये CH2OH CHOH और CH2OH, ठीक है, ये है ग्लिसरॉल। क्या है ये, ग्लिसरॉल, ठीक है। इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं और यूज टू मेक मेडिसिन, है ना। जो ग्लिसरॉल है उसका यूज हम लोग मेडिसिन और सोप बनाने में करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जो अल्कोहल है, कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल है ना, जो इसमें से एक है, इसमें ये तो दोनों को यूज मैंने बता दिया। और इथेनॉल और कुछ क्या है, मिथेनॉल का यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट और क्या है, वार्निश। देखो जो पेंट होता है, जो वार्निश होता है, उसमें एज अ सॉल्वेंट ये यूज किया जाता है, ठीक है। यूज्ड एज फ्यूल इन स्पिरिट लैम्प, जो स्पिरिट लैम्प होता है उसमें हम लोग जब फ्यूल वगैरह यूज करते हैं ना, वो अल्कोहल होता है। अल्कोहल प्लस रेड डाइज, हम लोग ये इस मिक्सचर को यूज किस में करते हैं, लो टेम्परेचर थर्मामीटर जो बनता है ना, उसमें अल्कोहल प्लस रेड डाइज का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे इथेनॉल इज यूज्ड एज स्टेरिलाइजिंग, है ना, एजेंट इन द मेडिकल फील्ड। देखो जो मेडिकल जो है इक्विपमेंट वगैरह होते हैं उसको स्टेरलाइज करने के लिए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया वगैरह जो रहता है उसमें या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं करके उनको किल करने के लिए हम लोग स्टेरलाइज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, इथेनॉल का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एल्केनोइक एसिड, ठीक है। एल्केनोइक एसिड उसको बोलते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप COOH आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, फॉर्मिक एसिड बोलो या मिथेनोइक एसिड बोलो वही है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है HCOH, ठीक है। अब सेकंड देखो इथेनोइक एसिड बोलो या, है ना, इथेनोइक एसिड बोलो या एसिटिक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड बोलो या क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड, दोनों का मतलब वही होता है, फॉर्मूला ये है, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2COH रहता है। बात समझ आ रही है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग जो ये एसिडिक एसिड है ना, एसिडिक एसिड है, जो इथेनोइक एसिड की बात कर रहा हूँ, इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के लिए हम लोग ये पूछ सकता है, क्विक विनेगर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। क्विक विनेगर मेथड में वुड सेफिंग 10% अल्कोहल और यह अमोनियम सल्फेट को मिक्स करते हैं, ठीक है। अब इनका फर्मेंटेशन कराया जाता है, फर्मेंटेशन कराने के बाद इथेनोइक एसिड बनता है ना। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला ये है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, एल्केनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्शन विद अल्कोहल के साथ क्या होगा, और रिएक्शन विद मेटल होगा, ठीक है। देखो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसा होगा, जब एसिडिक एसिड का रिएक्शन हम लोग NaOH से कराएंगे, है ना, तो सोडियम एसीटेट बनता है, ये एक सॉल्ट है। जब फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, है ना, तो कैल्शियम एसीटेट बनता है, ये भी एक सॉल्ट है, ठीक है। जब हम लोग एसिडिक एसिड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे, है ना, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो सोडियम एसीटेट बनता है, सॉल्ट है। और इसमें देखो क्या है, CO2 भी रिलीज होता है। जब हम लोग एसिडिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं, NaCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसके साथ कराते हैं तो सोडियम एसीटेट तो बनता है, ठीक है, उसके साथ साथ CO2 गैस भी रिलीज होती है। ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब देखो रिएक्शन विद अल्कोहल, ठीक है, जब एसिडिक एसिड का रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा,
ठीक है। रिएक्शन विद मेटल, जब हम लोग मेटल के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो सोडियम एसिड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना। इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो इस चैप्टर में थोड़ा सा और टॉपिक बचा है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, कुछ हमारा और इम्पोर्टेंट टॉपिक बच गया है जिसको हम लोग का बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है एटलीस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, चलो। एक होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसको बोला जाता है, ठीक है। अगर इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड मतलब CH3COH, इसको क्या बोलते हैं, CH3COOH, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड बोलते हैं। ये इथेनोइक एसिड अगर प्योर होगा, ठीक है, प्योर इथेनोइक एसिड विच इज फ्री फ्रॉम वाटर इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऐसा इथेनोइक एसिड है ना, या हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड, है ना, जिसमें वाटर नहीं होगा, 100% वो प्योर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 118 होती है। उसके बाद देखो विनेगर, ठीक है। तो विनेगर क्या बोलते हैं कि विनेगर ऐसे एसिटिक एसिड के मिक्सचर को बुलाया जाता है, जैसे मतलब इथेन हम लोग क्या किए, विनेगर का 3 और 4% हम लोग वाटर में मिलाए, ठीक है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं 3 to 4% कॉन्सनट्रेटेड एसिटिक एसिड इन वाटर इज नोन एज विनेगर। अगर मैं 100 ml लूंगा तो 3 to 4 ml क्या होगा, विनेगर का होगा, और क्या है 97 से 96% क्या होगा, वाटर होगा। उस मिक्सचर को हम लोग विनेगर बोलेंगे, ठीक है। आगे इसका यूज वगैरह भी देखेंगे। यूजेज ऑफ इथेनोइक एल्केनोइक एसिड, ठीक है। विनेगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, विनेगर जो है वो पिकल्स वगैरह है, जो अचार वगैरह है, उसमें क्या है, एज प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव किसको बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव उसको बोलते हैं जो किसी भी जो हमारे फूड मटेरियल है उसको सड़ने से गलने से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से बचाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और नोट किया है ना, साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। ये ऐसे एसिड हैं जिसमें हमें ये ग्रुप तो होता है, कौन सा, ये वाला, है ना, कार्बोक्सी ग्रुप तो होता है। कार्बोक्सी ग्रुप के साथ साथ OH ग्रुप भी होता है, ठीक है। इन साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और लैक्टिक एसिड में दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसीलिए इनको हाइड्रोक्सिल एसिड भी कहा जाता है। हाइड्रोक्सिल एसिड क्यों कहा जाता है, ऐसा पूछा जाए तो याद रखना, जनरली जो एल्केनोइक एसिड है उसमें एक ही ग्रुप प्रेजेंट रहता है, लेकिन इन तीनों के केस में ये ग्रुप के साथ साथ ये ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको हाइड्रोक्सिल एसिड भी कहा जाता है ना। यहाँ पे मैंने उसको नोट कर दिया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं पॉलीमर की, ठीक है। देखिए पॉलीमर जो है एक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। पॉलीमर जो है एक ऐसा है जिसमें बिगर मॉलिक्यूल के लिए हम लोग जो टर्म है पॉलीमर यूज करते हैं, और जिससे जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल है जिससे वो बना रहता है उसको मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ये मोनोमर है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, इनको हमने जोड़ दिया तो ये बन गया पॉलीमर, ठीक है। चलिए मैं पॉलीमर को आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे हमने एक जो है माला रखा, ठीक है। माला में देखना उसमें बीड्स रहते हैं छोटे छोटे छोटे, जिनको बीड्स को पिरोने के बाद क्या एक माला बना रहता है। तो जो छोटा छोटा बीड्स है वो मोनोमर है, और उसको एक साथ रखने के बाद अरेंज करके तो जो बना बड़ा स्ट्रक्चर जो माला है वो पॉलीमर है, ठीक है। तो देखिए एमिनो एसिड छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसको अरेंज करने के बाद प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, तो प्रोटीन पॉलीमर है, अमीनो एसिड मोनोमर है। ग्लूकोज छोटा मॉलिक्यूल है ना, और ग्लूकोज से जो बड़ा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है, ठीक है। देखिए पॉलीमर एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ना, जिसका डिटेल स्टडी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉलीमर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पॉलीमर दो टाइप का होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, ऐसा पॉलीमर जो हमें क्या है जो नेचुरल वर्ल्ड में मिलता है, जो प्लांट से मिलता है, जो एनिमल से मिलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। नेचुरल पॉलीमर एग्जांपल जैसे सिल्क हो गया, वुल हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये जो है या तो हमें प्लांट से मिले हैं या एनिमल से मिले हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल पॉलीमर होते हैं जो हम लोग मैन मेड होते हैं, है ना। उसमें से एक पॉलीथीन है, ठीक है। पॉलीथीन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक LDPE पॉलीथीन और एक क्या है, HDPE, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन,
और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसके बारे में देखते हैं। देखो इथीन, इस स्ट्रक्चर को आप इथीन बोलो या इथिलीन बोलो, वही है ना। इथीन जो है ये IUPAC नेम है और इथिलीन जो है कॉमन नेम है, ठीक है। आप इथीन या इथिलीन के आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए या बहुत सारे पार्ट लिए, देखो ये ऐसा करके ये लिए। अब ये सब अलग अलग हैं और ये मोनोमर है, क्या है, मोनोमर है। अब आप इनको सबको जोड़ दिए, ठीक है, ऐसा सबको आपने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद बड़ा स्ट्रक्चर बना, उसको हम लोग पॉलीथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीथीन, ठीक है। जब इथीन को 330 से 470 केल्विन और 6 to 7 atm प्रेशर पर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रखा जाता है, तो ये जो इथीन है ना वो पॉलीथीन में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, पॉलीथीन, ठीक है। अब यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन बना। लो डेंसिटी पॉलीथीन के कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर दिया। इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो डेंसिटी होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और हार्ड होता है, इनर टुवर्ड मोस्ट केमिकल। देखो ये जो है, जो मोस्ट केमिकल है उसके लिए इनर्ट होता है। ये अच्छी बात है क्योंकि देखो जो केमिकल्स हैं इससे रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना, तो अच्छी बात है। यूज्ड फॉर पाइप्स, पाइप बनाने के लिए, बकेट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, लो डेंसिटी पॉलीथीन का। अब देखते हैं हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यही इथीन है, हमने लिया और टेम्परेचर को देखो 473 केल्विन रखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1500 से 200 atm प्रेशर रखा और O2 के प्रेजेंस में हमने क्या किया, इसको जो है किस में कन्वर्ट कराया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में कन्वर्ट कराया, ठीक है। तो ये देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसकी डेंसिटी लो है तो इसकी डेंसिटी हाई है, ठीक है। ये सेमी ट्रांसपेरेंट है तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और इसका यूज किसके लिए होता है, पाइप बकेट के लिए होता है, तो इसका यूज जो है बॉटल और सीट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन बताने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊं, जैसे हमारे घर में नॉन स्टिक वगैरह जो तवा रहता है उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, ठीक है, एक कोटिंग लगी होती है, वो टेफ्लॉन की होती है, ठीक है। वो उस यूटेंसिल्स को, उस कंटेनर को जिसमें वो लगा रहता है उसको वो नॉन स्टिकी जो है प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका हमने एन क्या लिया, मॉलिक्यूल लिया, एन मॉलिक्यूल लिया। अब सबको ऐसा हाई टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किसमें चेंज कर दिया, टेफ्लॉन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो टेफ्लॉन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इन मेकिंग पाइप्स एंड ट्यूब्स, ठीक है, पाइप के मेकिंग के लिए, ट्यूब्स के मेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। विच कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एसिड और बेसिस। देखो जनरली हम लोग क्या है, पाइप हो गया और ट्यूब्स हो गया, वो इनसे भी बना लेते हैं, लेकिन अगर टेफ्लॉन से बना हुआ पाइप है तो वो क्या होगा, अगर कॉन्सनट्रेटेड एसिड और कॉन्सनट्रेटेड बेस के कांटेक्ट में भी आएगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, किसके लिए, कॉन्सनट्रेटेड एसिड और कॉन्सनट्रेटेड बेस के लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग देखो, इन मेकिंग पैकिंग गैस्केट के बनाने के लिए भी यूज हो जाता है। आगे देखेंगे, यूज टू कोट द यूटेंसिल्स मेक देम नॉन स्टिकी। मैं अभी बोला ना कि अगर जो हमारे घर में बर्तन वगैरह रहते हैं उनको नॉन स्टिकी बनाना है तो उसमें एक टेफ्लॉन की कोटिंग लगी रहती है। याद रखिए कि टेम्परेचर जो है 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो ये जो है मेल्ट होना शुरू होगा, उखड़ जाएगा, ठीक है ना, तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। इसके बारे में तो सब जानते होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। पॉलीविनाइल क्लोराइड में देखो पूछ सकता है कि मोनोमर क्या है और क्या है पॉलीमर क्या है। इसका मोनोमर जो है विनाइल क्लोराइड है और इसका जो पॉलीमर है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है। क्या क्या यूज है, तो रेन कोट बनाने में, वायर का कवर बनाने में, ठीक है, टॉयज बनाने में, ग्लव्स बनाने में, है ना, इलेक्ट्रिकल वायर कोटिंग करने में यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर जो इस टाइप से कंप्लीट हुआ, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।